इस लॉकडाउन में शायद आपने अपनी हेल्थ इम्यूनिटी को बढ़ाने की बहुत कोशिश की होगी, मगर क्या आपने अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी के लिए सोचा है कभी? आज का ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल और हेल्थ इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फाइनेंस ऑन फिंगर्स। आज की डेट है 28 अगस्त 2020। डेट बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद देखें तो किसी भी टाइप की कोई गलतफहमी ना हो। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल इम्यूनिटी चेकअप ऑफ योर बैंक्स। दोस्तों, हम अपनी मेहनत का पैसा जहाँ पे रखते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वक्त पड़ने पे वो पैसा टाइम पे मिल जाएगा, वो बैंक्स ही होते हैं। ये सोच के भी डर लगता है कि अगर आपका पैसा किसी ऐसे गलत बैंक में हो जिसके कोलैप्स होने के चांसेस बन सकते हैं, तो एक कॉमन मैन का क्या हाल हो सकता है, ये आप अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले बैंक के वीडियो में डिस्कस किया था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के एक स्ट्रेस टेस्ट के मुताबिक 5 बैंक्स ऐसे हैं इंडिया में जो अपने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं मार्च 2021 तक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये जानते हैं कि आपको अपने बैंक को खुद कैसे और किन किन पैरामीटर्स पे चेक करना है। किसी भी बैंक की सही कंडीशन समझने के लिए वैसे तो बहुत से पैरामीटर्स होते हैं, मगर हम कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जो आपको समझने भी आसान होंगे और वो आपके बैंक्स की एक्चुअल सिचुएशन से अवगत भी करवाएंगे। Below are the some important parameters to check the bank's financial health: NPA non-performing assets, PCR provisioning coverage ratio, CASA ratio, CDR credit deposit ratio, CAR capital adequacy ratio, ROA return on asset, NIM net interest margin। आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इन सब रेशोज़ के क्या वैल्यूज़ हैं किसी बैंक के नर्वस सिस्टम को सही से समझने के लिए। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। सबसे पहले सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि एनपीए होता क्या है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं और जब तक ईएमआईज़ को टाइमली पे करते हैं तो आपका लोन एक परफॉर्मिंग एसेट होता है किसी भी बैंक के लिए। लेकिन अगर आप अपनी ईएमआईज़ को 90 डेज़ तक कंटिन्यूसली पे नहीं कर पाते हैं तो आपका लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। बैंक्स का हमेशा ये टारगेट होता है कि किसी भी हाल में आपके लोन की इंस्टॉलमेंट में 90 डेज़ का गैप ना होने पाए, क्योंकि जिस बैंक के एनपीएस जितने ज़्यादा होते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही कम होती है। बैंक्स हमेशा अपने एनपीएस को छुपाने के लिए या कम दिखाने के लिए आपको ये फोर्स करते हैं कि आप चाहे ईएमआई ना भी दें मगर 90 डेज़ के पीरियड में हमेशा कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते रहें। एनपीए को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट 20,000 पर मंथ है, लेकिन आपने 3 महीने से कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है और आपका लोन ऑलमोस्ट एनपीए होने वाला है। तो बैंक हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप एक मिनिमम अमाउंट अपने लोन अकाउंट में डिपॉजिट कर दें ताकि आपका लोन एनपीए ना हो। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अगर 20,000 की ईएमआई के अगेंस्ट आप 200 रुपीज़ भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं तब भी आपका लोन एनपीए नहीं होगा अगले 90 डेज़ के लिए। इसी तरीके से बैंक अपने एनपीएस के फिगर को हाइड करने की कोशिश करते हैं और यही एक बड़ा रीज़न है कि येस बैंक और पीएमसी बैंक जैसे केसेस अचानक से सामने आते हैं। अब समझते हैं ग्रॉस एनपीए क्या होता है। ग्रॉस एनपीए एज ऑफ टुडे व्हाट्स द टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस अदर चार्जेस। ये सब चार्जेस ऐड करने के बाद जो अमाउंट होता है वो टोटल ग्रॉस एनपीए होता है। अब ये समझते हैं कि नेट एनपीए का क्या मतलब है। नेट एनपीए इज इक्वल टू ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविज़न। एज़ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेफ्टी रूल्स, बैंक्स को अपने बैड एसेट्स के फिगर को ध्यान में रखते हुए कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट का प्रोविज़न करना होता है। ये नॉर्मली 5 to 15% ऑफ टोटल बैड एसेट्स के आसपास होता है। जब हम ग्रॉस एनपीए से इस प्रोविज़न को माइनस करते हैं तो नेट एनपीए की पिक्चर सामने आती है। ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक पिछले साल के मुकाबले बैंक एनपीएस में ऑलमोस्ट 40 to 50% का राइज हुआ है। लास्ट ईयर एनपीए परसेंटेज 8.5 था जो इस साल 12.5% हो गया है और आने वाले साल में 14.7% तक जाने का अनुमान है। इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एनपीए रेंज शुड बिलो 4 to 5%, लेकिन आज की डेट में एनपीए नॉर्मल से 3 टाइम्स ज़्यादा है।
Now, number 2 is PCI, Provisioning Coverage Ratio. Provision for the bad asset is called PCI. सिंपल लैंग्वेज में बैंक्स को अपने बैड लोन्स के लिए कुछ अमाउंट प्रोविज़न करना होता है, जो नॉर्मली 10 to 15% ऑफ बैड लोन्स होता है। अगर बैड लोन कंफर्म हो जाते हैं तो बैंक इस प्रोविज़न मनी को फर्दर लोन्स देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता। ये एक तरीके से बैंक का लॉस ही होता है। इन नॉर्मल केस बैंक PCI रेशो शुड बी मोर देन 70%। नाउ नंबर 3 इज़ कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट। दोस्तों, सभी बैंक का बिजनेस मॉडल करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलना होता है, और इन अकाउंट से जो डिपॉजिट अमाउंट कलेक्ट होता है वही पैसा बैंक्स लोन देने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली सेविंग बैंक अकाउंट में 3% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो बैंक्स अपने डिपॉजिटर को देते हैं, और करंट अकाउंट में बैंक्स अपने अकाउंट होल्डर को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो आइडियली देखा जाए तो बैंक के पास जितने ज़्यादा सेविंग्स और करंट अकाउंट होंगे उतना ही ज़्यादा पैसा बैंक को सस्ते रेट पे मिल जाएगा, और बैंक उस पैसे को हाई रेट पे लोन दे सकते हैं। यही बैंक का मेजर प्रॉफिट होता है। जिस भी बैंक में कासा रेशो ज़्यादा होता है वो बैंक की स्ट्रेंथ को दिखाता है। लो कासा रेशो मीन्स लो प्रॉफिटेबिलिटी, हाई कासा रेशो मीन्स हाई प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ नंबर 4 CDI, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। जितना पैसा बैंक के पास है उसमें से कितना पैसा बैंक लोन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इससे बैंक के CDI का पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बैंक में 10 लाख रुपए हैं और वो 9 लाख रुपए का लोन देता है, दैट मीन्स बैंक CDI इज़ 90%। और अगर कोई बैंक 10 लाख में से सिर्फ 6 लाख का लोन देता है और बाकी 4 लाख को रिजर्व में रखता है अपने डिपॉजिटर्स को पेमेंट के लिए, तो इस केस में बैंक का CDI होगा 60%। 90% CDI रेशो वाला बैंक ज़्यादा अनसेफ होता है कंपेयर टू 60% CDI रेशो वाले बैंक से। CDI रेशो जितना ज़्यादा होगा बैंक उतना ही ज़्यादा रिस्क पे होगा। जितना ज़्यादा बैंक ने लोन मार्केट में दिया होगा उतने ही उसके बैड लोन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड नाउ नंबर 5 निम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। बैंक का मेन बिजनेस होता है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना। जिस बैंक में इंटरेस्ट मार्जिन जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा बैंक प्रॉफिटेबल होता है, सेफ एंड साउंड होता है। आज की डेट में मार्केट में ऐसे बहुत से बैंक हैं जिनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन नेगेटिव साइड पे है और उसके ऊपर बैड लोन्स भी ज़्यादा हैं। यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से बैंक्स के कोलैप्स होने के चांसेस बनने लगे हैं। नाउ नंबर 6 रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट का सिंपल मीनिंग ये है, एक बैंक अपनी एसेट पे कितना एफिशिएंटली रिटर्न जनरेट कर सकता है। हाई रिटर्न ऑन एसेट मींस हाई प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कोई बैंक नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट जनरेट कर रहा है तो वो एक रेड सिग्नल की तरफ इशारा करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, CAR। बेसिकली CAR रेशो ये बताता है कि बैंक ने जितना लोन दिया है उसके कंपैरिजन में कितना रिजर्व बैंक ने अपने पास होल्ड किया है। CAR शुड बी हाई। जितना ज़्यादा हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होगा बैंक उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। अगर किसी बैंक का CAR रेशो हाई होगा तो इन द केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक और अदर कैलेमिटी बैंक कैन फुलफिल द कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर डिपॉजिटर्स। दोस्तों, अब हम एक चार्ट के थ्रू ये समझते हैं कि आज की डेट में किस बैंक के क्या क्या रेशोज़ हैं। जिस पैरामीटर के रेशो नॉर्मल रेंज से कुछ ज़्यादा या कुछ कम है, मैंने उसे रेड मार्क किया है। एक बात का ख्याल रहे, अगर किसी बैंक का NPA ज़्यादा है और निम कम है तो ये काफ़ी अनसेफ होता है। इन सब रेशोज़ को समझने के बाद अब ये आपका होमवर्क है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ खुद चेक कीजिए, और अगर सही बैंक में है तो कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज़ जो बैंक आपको सभी पैरामीटर्स पे सही लगता है वहाँ अपना अकाउंट शिफ्ट कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सा बैंक कोलैप्स हो जाएगा और कौन सा नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आजकल की करंट सिचुएशन को देखते हुए और रिज़र्व बैंक के स्टेटमेंट के बाद आपको सावधान रहना चाहिए और टाइम टू टाइम अपने बैंक के फाइनेंशियल्स को चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सही और गलत बैंक का फ़ैसला खुद ही कर सकेंगे बिना किसी की डिपेंडेंसी के। दोस्तों, ये सब डेटा कलेक्ट करने में बहुत एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, और ये एफ़र्ट्स हम इसलिए करते हैं ताकि आप तक सही और एक्यूरेट जानकारी पहुंच सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जल्द ही मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय।